नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक और महत्वपूर्ण शब्दावली संरचना के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्यवस्था क्या होती है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ संरचनाएं होती हैं जो विभिन्न प्रकारों को करती रहती हैं। व्यवस्था शब्द का जो प्रयोग है वो कार्यों के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यवस्था में निरंतर कुछ न कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य होते रहते हैं जो व्यवस्था को अर्थ प्रदान करते हैं। यह कार्य जिन संरचनाओं के माध्यम से होते हैं वो संरचनाएं आखिर क्या होती हैं, संरचनाएं किसे कहते हैं। तो आइए हम आज देखने का प्रयास करते हैं कि जो संरचना है वो प्रत्येक व्यवस्था के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये संरचनाएं निरंतर अपने कार्य में रत रहती हैं और अपने कार्यों के कारण ही इन संरचनाओं को अर्थ भी प्राप्त होता है। और जो व्यवस्था के लिए इतनी जरूरी है कि यदि इन संरचनाओं में से कोई एक संरचना भी कार्य करना बंद कर देती है तो पूरी व्यवस्था एक तरह से पोलियोग्रस्त हो जाती है। उसका एक अंग यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव न केवल पूरी उस व्यवस्था पर पड़ता है वरन उसका प्रभाव वातावरण पर भी पड़ना सुनिश्चित है। इसलिए कोई भी संरचना न केवल व्यवस्था के लिए वरन वातावरण की निर्मिति और उसके स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। संरचना वास्तव में किसी भी क्रिया या उसके परिचालन या संरचनाओं के सुव्यवस्थित संबंधों का एक मॉडल होता है, एक प्रतिमान होता है। संरचना का जो निर्माण है वो कैसे होता है, प्रारंभ में संरचनाएं कैसे बनती हैं और कैसे धीरे धीरे वो प्रकट रूप ग्रहण करती हैं, यह भी जानना वास्तव में बहुत ही रुचिकर है। और व्यवहार में जो बार बार घटित होने वाले प्रकार्य हैं या कुछ ऐसे गतिविधियां हैं या कुछ ऐसी निरंतर दशाएं रहती हैं जो अपनी निरंतरता के परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से अलग से दृष्टिगत होने लगती हैं। ये जो बार बार रहने वाली दशाएं हैं या बार बार एक ही प्रकार से एक ही गति से जो घटित होने वाले कार्य हैं या जो गतिविधियां हैं, इन्हीं के परिणाम स्वरूप संरचनाओं का जन्म होता है। हम समझने का प्रयास करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना जो कि भारतीय समाज में पाई जाती है, वो है जाति की संरचना। वास्तव में जाति क्या होती है? तो अत्यंत प्रारंभिक काल में जब भारतीय समाज का निर्माण हो रहा था तब एक ही प्रकार के कार्य करने वाले लोगों के द्वारा एक ही समूह में रहना, एक ही प्रकार के खान पान, एक ही प्रकार का पहनावा, एक ही प्रकार की भाषा, एक ही प्रकार के उत्सवों के मनाने के परिणाम स्वरूप जब उनमें निकटता उत्पन्न हो गई तो उस संपूर्ण जो एक उन सब कार्यों का समूह है उसको जाति नाम दे दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संरचनाएं कुछ भी नहीं है, वास्तव में लगातार लंबे समय से घटित होने वाले विशिष्ट प्रकार के कार्यों का ही एक संगठित नाम है। और भूतकाल से लगातार घटने वाले उन कार्यों का उतना स्पष्ट अब प्रकटीकरण हो जाता है कि उन्हें हम एक विशेष नाम दे देते हैं और वही एक संरचना होती है। राजनीति विज्ञान में यदि एक बहुत सुस्पष्ट संरचना की बात करें तो वो है कानून का शासन। कानून का शासन एक लंबे समय से, जब से राजनीति का उदय हुआ तब से लेकर के लगातार चलते रहने के कारण
और इसके विशेष परिणामों के कारण ये एक ऐसी आवश्यक बाध्यकारी संरचना बन गई राजनीति के लिए कि बिना इसके राजनीति का संचालन असंभव माना गया। इस प्रकार कानून, जो कि स्वयं एक प्रकार से अधिक कुछ भी नहीं था, किंतु उस कानून के शासन का हजारों सालों से लंबा प्रयोग होने के कारण कानून के शासन को एक संरचना मान लिया गया, एक ऐसी स्पष्ट संरचना जिसको व्यवहार में जिसकी विशेषताएं देखी जा सकती हैं, व्यवहार में जिसकी विशेष दशाओं का अनुभव किया जा सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में एक विशेष स्थिति की भी अनुभूति हो सकती है। तो विधि का शासन इसलिए एक राजनीतिक व्यवस्था की बहुत बाध्यकारी संरचना होती है, जिसके बिना राजनीति को हम संभव नहीं बना सकते। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो प्रकार्य हैं वो ही घनीभूत होकर के कालांतर में संरचना का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से संरचना की कोई ऐसा भौतिक संगठन नहीं है, वरन संरचना निरंतर घटित होने वाले कार्यों का ही एक संगठन है। संरचना धीरे धीरे जब अपना अस्तित्व ग्रहण कर लेती है, एक निश्चित रूप प्राप्त कर लेती है, उसके बाद आने वाले समय के लिए स्वयं स्पष्ट होकर के अपने भीतर होने वाले प्रकार्यों को सीमित करती है, उनको निर्देशित करती है, उनको प्रतिबंधित करती है और उनको परिचालित भी करने लग जाती है। जाति के उदाहरण से हम फिर से इसको समझने का प्रयास करें। एक बार जब जाति का निर्माण हो गया तो हम स्पष्ट ही यह देख पाते हैं कि जातियां स्वयं अपनी जाति के भीतर होने वाले कार्यों को प्रतिबंधित भी करती हैं, उनको निर्देशित करती हैं। यह जाति के समाज के सदस्यों को पता है कि उनकी जाति में उन्हें किस प्रकार के कार्य करने की अनुमति है और कौन से कार्य इस जाति व्यवस्था में नहीं किए जा सकते। इस प्रकार विभिन्न प्रकार्य जो हैं वो संरचनाओं के द्वारा निर्देशित भी होते हैं और उनके द्वारा सीमित भी होते हैं। कालांतर में संरचनाओं में एक प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, यानी कि संरचनाएं स्पष्ट रूप ग्रहण करके इतना उनमें स्पष्टता आ जाती है कि उनको स्पष्ट रूप से उनका एक मॉडल दूसरे के सामने भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे विधि का शासन है राजनीतिक व्यवस्था में, जैसे राजनीतिक व्यवस्था में दल प्रणाली है, दलों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को किसी भी अन्य व्यवस्था में आसानी से समझाया जा सकता है। इस प्रकार से क्योंकि यह नियमित रूप से घटित होती हैं, इनमें निरंतरता होती है, इनका विशेष आकार होता है, इस प्रकार से प्रत्येक संरचनाओं की अपनी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं। रिक्स के अनुसार संरचना की मुख्यतः 3 विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये कि संरचनाएं अपने प्रकार से संबंधित होती हैं, किंतु उनमें प्रकारों में परिवर्तन होने के उपरांत भी संरचनाएं परिवर्तित नहीं होती और वे उसी रूप में उत्तरजीवित रहती हैं। इसका अर्थ यह है कि लंबे प्रकारों के परिणाम स्वरूप संरचनाएं अस्तित्व में आती हैं, किंतु कालांतर में जब संरचनाओं के कार्यों में परिवर्तन भी हो जाता है तो भी ये संरचनाएं अपना मूल रूप बनाए रखती हैं और अपने मूल रूप में बने रहने के लिए ये संघर्ष भी करती हैं। किंतु यह तय नहीं है कि कितने समय तक बार बार इन क्रियाओं को किया जाना चाहिए ताकि ये संरचनाएं बनी रहें। अलग अलग व्यवस्थाओं में यह कालावधि अलग अलग हो सकती है। एक जो सुस्थापित संरचना होती है उसी संरचना को हम औपचारिक भाषा में संस्था कह सकते हैं।
जब प्रकार्यात्मक और व्यवहारात्मक जो भाषा है उसमें जो संरचनाएं होती हैं, जब उन्हें औपचारिक रूप दिया जाना होता है, उन्हें जब कानूनी रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जब उनकी कानूनी वैधता की बात आती है, तब उन्हें संस्था में परिणत कर दिया जाता है। संरचनाएं होती हैं स्ट्रक्चर्स और संस्था होती हैं इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो संस्थाएं हैं ये कानून के द्वारा स्वीकृत होती हैं और कानून के द्वारा सुरक्षित भी होती हैं। इसलिए संरचनाओं का ही कालांतर में संस्थाकरण होता है और ये जो संस्थाकरण की जो प्रक्रिया है, निर्माण प्रक्रिया, उसे संस्थाकरण कहते हैं। अर्थात संरचनाओं के निर्माण के पश्चात संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया चलती है और अंत में संस्था का अस्तित्व प्रकट होता है। इस प्रकार से सबसे पहले प्रकार्यों से संरचनाएं जन्म लेती है, संरचनाओं का फिर संस्थाकरण होता है और संस्थाकरण से संस्था का निर्माण होता है। रिक्स के अनुसार दूसरी विशेषता यह है कि सामान्यतः संरचनाएं अपने पूर्व निर्दिष्ट प्रकार्यों को ही करती रहती हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि सदैव वे ऐसा ही करेंगी। कभी कभी वे अपने पूर्व निर्धारित कार्यों को करना बंद कर देती हैं, कभी उनको कम भी कर देती हैं और उनमें परिवर्तन भी आ जाता है, किंतु फिर भी संरचनाएं बनी रहती हैं। ब्रिटेन के उदाहरण से यदि हम समझने का प्रयास करें तो ब्रिटेन के राजा के जो कार्य थे वो कार्य, उन कार्यों का परिवर्तन हुआ, फिर उसने वो कार्य करने कम कर दिए और आज राजा पूरी तरह से एक न्यूनतम कार्य करने वाली संस्था है, या हम ये कहें कि उसके समस्त कार्यों को कुछ अन्य संरचनाओं ने करना प्रारंभ कर दिया है, किंतु फिर भी राजा की ये जो संस्था है या जो राजमुकुट की जो संरचना है वो आज भी ब्रिटेन में बनी हुई है। और तीसरा यह है कि प्रकार्यों को करने के लिए संरचनाओं का होना आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि संरचनाएं वही कार्य और सदैव उसी मात्रा में करेंगी। अर्थात प्रकार्यों का होना संरचनाओं के बिना संभव नहीं है। यदि कोई कार्य किए जा रहे हैं तो शोधार्थी को देखना चाहिए कि उन कार्यों को करने वाली कोई निश्चित संरचनाएं जरूर होंगी, उन संरचनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संरचना एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जिसको समझे बिना हम राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना को ठीक से नहीं समझ पाते, और संरचना हमें राजनीतिक व्यवस्था में घटित होने वाले उन ऐसे अनगिनत कार्यों की ओर भी ध्यान इंगित करती है और उन नई प्रकार की संस्थाओं के उदय को भी हम समझ सकते हैं जो कि कालांतर में प्रकट होते रहते हैं। धन्यवाद।